सिमिलरिटी। ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना? हाँ। ओके, देखिएगा, ये विजिबल है ना आपको क्वेश्चन सारे? हाँ सर, विजिबल है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 93 सोल्व कर सकते हो क्या? विच वन of the following color of light travel faster through a transparent glass sheet? Red light, yellow light, green light और violet light? बता सकते हो क्या इसके बारे में प्लीज? राबली, प्रोटीन बताओ, एनी आइडिया? सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आवाज आवाज ब्रेक हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है, which one of the following colors of light travel fastest through a transparent glass sheet? एंड आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, रेड, येलो, ग्रीन और वॉयलेट। तो कोई कंसेप्ट याद आ रहा है क्या इस पे बेस्ड, बताओ। सर रेड होगा। रेड होगा, रीजन बताओ उसका। सर वेवलेंथ के साथ बताइए। देखो, आपसे पूछा है कि विच, हाँ बताओ, वेवलेंथ के साथ क्या बता रहे हो? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है जिसका। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? लाइट के स्पीड के साथ। ओके। मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। ओके ओके, लाइक एक रिलेशन होता है ना, फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ जो होता है उसको हम वेलोसिटी से डिनोट कर सकते हैं, राइट? ऐसा रिलेशन होता है ना। एंड हमें पता है कि कोई भी जो लाइट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो वेवलेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो फास्टेस्ट कौन ट्रेवल करेगा? रेड लाइट ट्रेवल करेगा, राइट? हाँ हाँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 94 देखो, ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, which one of the following is the correct option? Electron moves faster than photon, photon move faster than electron, both move with the same speed or cannot be predicted. तो आपसे पूछा गया कि एक तो फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? लेमडा इक्वल्स टू, बताओगी? Any formula do you know about the de Broglie wavelength? सर लैम्डा इक्वल टू एच बाई H एम by वी और पी। H by P होता है ना, या फिर H by हाँ हाँ, टू एम एम ई वी। बोल हाँ सकते हो, right? 2m। ये हाँ। ऐसा बोल सकते हो। और जहाँ पे P क्या होता है? मोमेंटम। तो इसको मास इंटू मोमेंटम। वेलोसिटी भी बोल सकते हो, राइट? तो लेमडा हाँ हाँ। इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो अब देखो, जो लेमडा है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो ना, आपको बोला कि दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। तो इस रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं ना, एच अपॉन मास ऑफ फोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा रिलेशन लिख सकते हो ना। हाँ सर। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया कि मास ऑफ फोटोन वेलोसिटी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, तो बता सकते हो क्या इनमें से? या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला रिलेशन है, तो यहाँ से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। क्योंकि वेवलेंथ तो सेम है,
दोनों की वेवलेंथ सेम है, प्लांक कांस्टेंट सेम होता है, राइट। तो ये रिलेशन निकाल सकते हो ना आप यहाँ से, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? प्रोटीन बताओ, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 10 to the power - 31 kg होता है, राइट। और फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? इसमें 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है ना। तो अब बता सकते हो ना इससे कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस रिलेशन के थ्रू। फोटोन का मास 0 है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी। तो वी कैन से दैट फोटोन विल मूव फास्टर देन द इलेक्ट्रॉन। यस सर। क्लियर है क्या? हाँ बोलिए। हेलो प्रोटीन बताओ। सर बोलिए। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 95 है, वैसे बोला द प्लेनेट सैटर्न हैज ए सरफेस टेम्परेचर 80 केल्विन, द वेवलेंथ कोरोस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम इट। एक आपको प्लेनेट दिया हुआ है सैटर्न, और आपको बोला गया कि उसका जो टेम्परेचर है, सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो 80 केल्विन है। आपसे पूछा है कि वेवलेंथ कोरोस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम रेडिएशन। समझ पा रहे हो? तो लेमडा आपको बताना है। तो एनी रिलेशन याद आ रहा है क्या आपको? लेमडा एंड टी के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर? सर विंस लॉ। वीन्स लो होता है। क्या होता है वीन्स लो बताओ? लेमडा टाइम्स टी क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट लैम्डा की इक्वल वैल्यू टू कितनी? कांस्टेंट बाय टी। हाँ तो लेमडा टी कांस्टेंट बोल सकते हो। इस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कितनी होती है? प्रोटीन बताओ। 2.8 into 10 to the power minus 3 millikelvin. Sorry, टू पॉइंट meter एट into meter 10 into टू द Kelvin. पावर माइनस 3 -3। यूनिट बताओ इसकी। Kelvin meter. मीटर इंटू केल्विन, या फिर केल्विन मीटर बोल सकते हो। Kelvin meter. हाँ। हाँ तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, हर बार पूछा जाता है। लेमडा टी इक्वल्स टू बी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर दे दिया, लेमडा की वैल्यू पूछ ली। नेक्स्ट बार क्या होगा, लेमडा की वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा। दूसरा ये रिलेशन भी पूछ सकता है कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना अभी आप? हाँ यस सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 96 ऐसे बोल रहा है, द टोटल रेडिएंट इमिटेंस इज गिवन बाय U इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो आपको पता है ना ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ? प्लैंक रेडिएशन लो, वीन्स लो, स्टीफन वोल्टेजमान लो, किरचॉफ लो, बताओ स्टीफन क्या? बोल्ट्जमैन। हाँ तो स्टीफन वोल्टेजमान लो है, राइट। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको चार नए क्वेश्चंस पता चले। चार नए क्वेश्चन क्या पता चले कि ये जो चारों ऑप्शंस है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। प्लैंक्स रेडिएशन लो बताओ क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है अभी नेक्स्ट ईयर। रोतिम बताओ प्लैंक रेडिएशन लो क्या होता है? यस सर। देखो ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ब्लैक बॉडी को, उसके रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो रेले जीन्स ने एक रिलेशन दिया, फिर वीन्स ने एक रिलेशन दिया, ये दोनों क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? फिर उसके बाद में क्वांटम मैकेनिकल के थ्रू प्लांक ने बताया कि E इक्वल्स टू NH न्यू को यूज करो आप। फिर उसके बाद एक प्लांक्स रेडिएशन लो बना, कुछ याद आ रहा है इसका? बताइए।
हेलो, रावली, प्रीतम, बताइए। मैं ऑडिएबल? यस सर। चेक कर रहे हो क्या? आंसर पता है क्या प्रोतिम? हाँ सर, कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? एक्सप्रेशन याद नहीं आ रहा है। ओके, एक्सप्रेशन याद नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। वीन्स वीन्स लो बताओ। मीन्स लॉ लैम्डा इक्वल टू अभी कांस्टेंट बाई टी। नहीं नहीं, वो तो था वीन्स अच्छा डिस्प्लेसमेंट लो, दोनों में अच्छा अच्छा कंफ्यूजन अच्छा नहीं हो ना। अच्छा। हाँ ये हाँ अपना हाँ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो था। फिर ये पूछ रहा है कि वीन्स लो क्या है। तो ना आपका ये टास्क रहेगा, आप देखना लेक्चर के बाद में 3 चीजें देखना जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ, आपने देखा होगा, टॉपिक नंबर 5 में दिया हुआ है, रिमोट सेंसिंग वाले टॉपिक में, है ना? यस सर। देखा गया आपने टॉपिक नंबर 5? यस सर। तो उसमें मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जितने भी लॉज बनते हैं ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, सारे लॉज आपको पता होने चाहिए। रेले जीन्स का लॉ, वीन्स का लॉ, प्लांक रेडिएशन लॉ, राइट? कब हाँ हाँ। प्लांक रेडिएशन लॉ रेले जीन्स में कन्वर्ट होता है, कब वीन्स लॉ में कन्वर्ट होता है, ये सब पढ़ा है ना आपने। स्टीफन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, पता है क्या क्या होता है? पढ़ा है क्या कभी? हाँ हाँ सर, पढ़ा है। बताओ, भूल गए क्या? बताइए। ओके, जो प्रीतम आप है ना, कल मैं फिर से इसी टाइम पे क्लास लेंगे हम, तो आप ये अच्छा पढ़ के सर। आना, ठीक है? प्लांक रेडिएशन यस। लो, बीन्स लो, स्टीफन्स लो, किर्चॉफ लो, बेसिकली ब्लैक बॉडी के बारे में चीजें पढ़ के आना सारी, है ना? फिर हम ठीक इसको है डिस्कस सर। करेंगे, फिर उसमें हाँ इंटरेस्ट हाँ। भी आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ओके, इसका आंसर पता चल गया ना अपने को। क्वेश्चन नंबर जो 96 है उसमें हो गया अपना स्टीफन वोल्टेज, मान लो। फिर देखो क्वेश्चन हम्म, नंबर 97 बोल रहा है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। सन का सरफेस टेम्परेचर आपको गिवन है 6000 केल्विन, एंड इट इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर रहा है एट वेवलेंथ ऑफ 4753 एंगस्ट्रॉम। तो आपको मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ पे रेडिएट कर रहा है वो दे दिया, उसका टेम्परेचर दे दिया। इफ, यदि मून इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ, अगर मून जो है वही मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रहा है इस वेवलेंथ के ऊपर, लैम्डा गिवन है, देन व्हाट वुड बी द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून। तो आपको मून का सरफेस टेम्परेचर पूछ लिया। क्वेश्चन समझ में आया क्या? सन के लिए सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ पे इमिट हो रही है वो गिवन है। फिर आपको दिया हुआ कि अगर मून वही मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर रहा है इस वेवलेंथ के ऊपर तो टेम्परेचर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वीन्स रेडिएशन लॉ से पूछा गया है, कनेक्ट कर पा रहे हो क्या इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट हाँ। लॉ से? राइट, विन डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है, लेमडा इंटू टी जो है, लेमडा मैक्सिमम इंटू टी जो है वो लैम्डा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। एक बार ये हम्म, सन के लिए लो, एक बार यही आप मून के लिए लो। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ और हाँ चूंकि सर। दोनों कांस्टेंट बराबर है तो ऐसा बोल सकते हो ना कि लेमडा मैक्सिमम जो आपका सन के लिए है इंटू सन का टेम्परेचर इक्वल्स टू लेमडा एम जो मून के लिए है इंटू में मून का टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं ना? यस सर। तो आपको सन के लिए वेवलेंथ गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मून के लिए वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया ना इस पे, नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है हाँ। आपको। उसके बाद है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या है फॉर द फोटोन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर टी, एज्यूमिंग द इंटेंसिटी का रिलेशन आपको गिवन है
और आपसे पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कितनी होगी। तो एनी रिलेशन कुछ याद आ रहा है क्या आपको? बताइए, कुछ कर सकते हो क्या इसमें? एनर्जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। हाँ, गुड, एनर्जी के हाँ। रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं ना। आपको हाँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, गिवन है अप्रोक्स e टू द पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस e अपॉन के टी गिवन है। अगर इसका एनर्जी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें और उसको किसके बराबर रखोगे? 0। जीरो के बराबर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल पूछा है ना आपसे, तो उसको जीरो के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन करो, बताओ क्या आएगा? u इंटू वी से करोगे ना इसका डिफरेंशिएशन। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी, और साथ में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ई अपॉन के, यही आएगा क्या, बताओ? ये ठीक लिखा है क्या? तो ये डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर रख के कर लोगे ना इस क्वेश्चन को। यस सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा है, द रेशियो ऑफ द फोटोन present in 1 cubic centimeter of radiation in thermal equilibrium at temperature 1000 Kelvin to the photon present in the same volume of the radiation in thermal equilibrium at 8000 Kelvin। क्वेश्चन समझ में आया क्या? आपको पूछा है कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का, आपको कोई दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, उसके अंदर रेशियो ऑफ द फोटोन प्रेजेंट एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एक तो आपको पूछा है जब T1 की वैल्यू 1000 केल्विन है, और दूसरा पूछा है जब T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू 8000 केल्विन। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के अंदर आपको रेशियो बताना है कि फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन कितने प्रेजेंट है। कोई रिलेशन बताया क्या आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का? टेम्परेचर के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल होता है। कितना होता है? नंबर ऑफ फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के क्यूब के साथ। क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। हम्म। हाँ, तो यहां से निकाल सकते हो आप। N1 अपॉन N2 हो जाएगा आपका T1 अपॉन T2 स्क्वायर। तो आपको T1 की वैल्यू कितना गिवन है? 1000, और 1000 T2 की केल्विन। वैल्यू गिवन है 8000। 8000। तो ये इसका आपको करना है क्यूब, तो 1/8 करोगे तो कितना आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके। इजी है ना क्वेश्चन, एकदम इजी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, लग रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ, बस फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या है, प्लांक फॉर्मूला फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ये क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किया था, जो प्लांक का फॉर्मूला है वो कब तो रेले जीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कब वो फॉर्मूला वीन्स रेडिएशन लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बताना है। तो कंडीशंस पता है क्या? हाँ वो लार्ज एंड स्मॉल वेवलेंथ। कब लार्ज, कौन से वाले में लार्जर होगा? रिले जीन्स में। तो इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा ना। जब वेवलेंथ लार्ज है उस केस के अंदर प्लांक रेडिएशन लो रेले जीन्स में कन्वर्ट हो रिले जाएगा, जीन्स। और हाँ जब and स्मॉल जब वेवलेंथ स्मॉल है तो, तो हाँ, वीन्स। ये क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, देर आर 4 डिशेस, ए लड्डू जो कि स्फेरिकल शेप में है, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, अनोदर लड्डू विद रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, एक पिज्जा है जो कि डिस्क के फॉर्म में है, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक अनोदर पिज्जा है जिसकी थिकनेस सेम है बट उसकी रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ऑल द 4 डिशेज आर साइमल्टेनियसली हीटेड इन ए ओवन, ओवन में उनको साइमल्टेनियसली हीट किया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीटेड फर्स्ट। क्वेश्चन समझ में आया क्या?
प्रोटीन क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ यस सर। बताओ क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें। आपके पास एक लड्डू है, एक दूसरा लड्डू है, और 3 नंबर पे आपके पास पिज्जा है, और 4 नंबर पे भी आपके पास पिज्जा है। लड्डू जो है दोनों की शेप स्फेरिकल फॉर्म में है, पिज्जा की शेप डिस्क के फॉर्म में है। आपको गिवन है कि जो पहला लड्डू है उसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, दूसरा जो लड्डू है जो स्फेरिकल फॉर्म में है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। एक पिज्जा जो है इसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और दूसरे की रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपको पूछा कि इसको ओवन में हीट किया एक साथ, तो कौन सा पहले हीट होगा? तो बताओ क्या कंसेप्ट कुछ याद आ रहा है क्या इससे? प्रोटीन बताओ। हाँ राबली आप बताओ। सर जिसका एरिया बड़ा होगा सर वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसका हीट मतलब ज्यादा ले पाएगा, तो वो जल्दी ज्यादा गर्म होना चाहिए। गुड गुड गुड। तो कंसेप्ट क्या लगा कि जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ही वो जल्दी हीट हो जाएगा, राइट? हाँ सर, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखा। अब इस कंसेप्ट को देख के देखो, पहले वाला जो लड्डू है जिसकी स्फेरिकल शेप है और जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बताओ उसका जो सरफेस एरिया कितना होगा? S1 बोल देते हैं उसको। स्फेयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू में R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दूसरा लड्डू है उसकी स्फेरिकल बताओ, उसका कितना होगा सरफेस एरिया? 8 सेंटीमीटर। तो 4 पाई इंटू 64 बोल देंगे। हाँ सर। हाँ, उसके बाद देखो थर्ड नंबर पे क्या है? एक पिज्जा है जो डिस्क के फॉर्म में है। एक तो बताओ डिस्क के लिए क्या फॉर्मूला पाई होता है आर सरफेस स्क्वायर एरिया का? पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। पाई रेडियस कितना है? 10। दैट मीन्स 10 स्क्वायर करोगे आप तो 100 हो गया। 100। और इसी तरह से S4 बताओ कितना होगा? पाई इंटू 64। पाई इंटू में सर 64 है, मतलब 8 है ना सर रेडियस। नहीं नहीं, 8 तो उसका है, सब स्फेयर का है, वो जो लड्डू था उसका। डिस्क के लिए आपको 20 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है ना? समझ में आया क्या? सर लेकिन जो लड्डू है वो स्फेरिकल शेप है, और जब ये पड़ता है रेडिएशन पड़ता है तो एक डायरेक्शन से पड़ता है कि चारों डायरेक्शन से पड़ रहा है? ओवन में रखोगे तो हर डायरेक्शन से रहेगा ना। हाँ, तब तो लड्डू वो वाला होना चाहिए जो जिसका रेडियस बड़ा है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका ना। देखो इसमें है क्या सेकंड ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन तो इसमें नहीं मेंशन किया हुआ ना। राबली प्रोटीन बताओ। हाँ सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों होगा बताओ? क्योंकि उसका सरफेस एरिया सर बड़ा है ना सर कंपेरेटिवली, तो वो चारों तरफ से उस पर रेडिएशन पड़ रहा है, तो उसको जल्दी होना चाहिए hit। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 102 देखो क्या है। फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। तो बताओ ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होता है सर इसमें। डेल चेंज क्यू इन हीट 0 होता है। ऐसा बता रहे हो ना? हाँ सर। तो इन दैट केस आइसोथर्मल है, सॉरी सॉरी, आइसोथर्मल है सर। हाँ, तो वो एडियाबेटिक में होता है। ये एडियाबेटिक। ओके, आइसोथर्मल। पहले बात करते हैं हम कितने टाइप की प्रोसेसेस होती है ना।
बताओ सर। कौन सा होता है? आइसोथर्मल होता है। और बताइए कौन सा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, होता है? एडियाबेटिक होता है, आइसोकोरिक होता है, और एक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं। बेरिक। आइसोथर्मल में क्या होगा? डेल्टा टी जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट। एडियाबेटिक में क्या होता है? डीक्यू जीरो होता है। डेल क्यू जीरो, आइसोकोरिक में क्या होगा? डीबी जीरो, DQ जीरो होगा। जीवी और जीरो। आइसोबेरिक में क्या होगा? डीपी डीपी जीरो। जीरो। तो आपसे पूछा गया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहली बात तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसने पूछा वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस ये वाली एक रिलेशन होता है, dq इक्वल्स टू du प्लस pdv, राइट? तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे आगे? वर्क डन कितना होगा? बता सकते हो क्या? सर डी यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा यू, तो ये इंटरनल एनर्जी नेगेटिव नहीं ना होता है सर, नहीं, ये ऊपर वाला तो क्वेश्चन बी है, ऑप्शन होना 102 चाहिए। क्वेश्चन है। ये अलग क्वेश्चन है रावली, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है सर? आप बताओ। नहीं सर, ये नहीं होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नहीं है, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है। ओके, और चेंज इन चेंज इंटरनल एनर्जी। चेंज तो हो सकता है ना नेगेटिव। हाँ सर, तब पॉसिबल है, तो दोनों ऑप्शन नहीं, दोनों में से एक ऑप्शन यानी बी ऑप्शन ही सही होगा, नहीं, क्या कि हमको रावली क्यू को जीरो अपना रखना है। अपना क्वेश्चन तो 102 वाले की बात कर रहे हैं अपन। ओ 102 का बात कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन पढ़ो वापस से। नहीं पता सर। नहीं पता। अच्छा ये बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो चेंज इन हाँ इंटरनल हाँ एनर्जी कितना होगा? बता सकते हो चेंज इन टेम्परेचर इंटरनल? सर, नहीं पता है, मतलब फिर डी यू इज इक्वल टू माइनस, नहीं, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो माइनस पी डी वी। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये पता है क्या आपको? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। हाँ सर। होता है क्या ऐसा? बैक बैक। अच्छा देखो, पहले ऑप्शंस को देखते हैं ना। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो पहले बताओ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को एफ से डिनोट करते हो क्या? यस सर। एफ इक्वल्स टू कितना होता है? यू माइनस टी एस होता है क्या? है ना? तो यहाँ से डी एफ अगर अपन निकालना चाहें तो कितना होगा? डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ऐसा ही होगा क्या? राबली प्रोटीन बताओ, समझ में आ रहा था? ये ये हाँ सर। सर, समझ में आ रहा है। अगर अपना प्रोसेस आइसोथर्मल है, उस केस में डीटी की वैल्यू जीरो होगी ना, हाँ हाँ। तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो अपने पास डी एफ की वैल्यू बच गई। डी एफ की क्या वैल्यू बची? डी यू माइनस टी डी एस, राइट? और अपना जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है, उसमें क्या होता है? डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ऐसा ही होता है क्या? जी हाँ क्यों? सर। हाँ, तो अब इसको रिलेट करके आंसर बता सकते हो क्या?
हाँ सर। प्रोसेस समझ में आया कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो अब बताओ क्या करना है आगे। बताइए रावली। तो यू माइनस टी एस टेम्परेचर का फंक्शन है, तो नहीं रिलेट कर पा रहे सर। नहीं रिलीज कर पा रहे, देखो वापस देखते हैं ना इसको। हमने बोला कि जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है एफ, वो आपका u माइनस टी एस है। जब आपने चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकाला, देन ये आया अपना डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इतना समझ में आया ना? हाँ सर, इतना दूर पे आया। अगर टी एस माइनस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो dt जीरो हो जाएगा, तो ये अपना हो हाँ गया df इक्वल्स टू du माइनस tds। आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा सिस्टम में, तो वर्क डन तो आप किससे निकालोगे? थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ उसको यूज करके निकालोगे ना, राइट? dq इक्वल्स टू tds इक्वल्स टू du प्लस dw, ऐसा ही रिलेशन यूज करोगे ना। यस सर। यहाँ से dw की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, वर्क डन में चेंज कितना आएगा? tds माइनस, माइनस टी डी एस, तो यही आएगा क्या? तो tds माइनस du। हाँ सर। तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, माइनस ऑफ df, माइनस ऑफ df बोल सकते हो क्या? हाँ, माइनस टी डी एस लिख सकते हैं, तो ये वर्डन हो गया, तो वर्डन नेगेटिव हो जा रहा है, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। यस सर। तो समझ में आया ना आंसर इसका, डिक्रीज इन द यस सर, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। डिक्रीज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होगा। राइट? इस क्वेश्चन से आप क्या क्या चीजें ले सकते हो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। दैट मीन्स आपको जितने भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है ना उनके बारे में पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनता है, राइट? और ये आपके सिलेबस में भी हाँ मेंशन सर। किया गया है, हाँ सर, ये पढ़े थे हम थर्मोडायनेमिक तो पोटेंशियल। रिवीजन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A resistor immersed in running water carries an electric current. Consider the resistor as a system. Which of the following holds true? क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक रजिस्टर है जिसको रनिंग वाटर में इमर्ज किया है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है। आपको पूछा गया है कि क्यू जीरो होगा, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन तीनों के बारे में कुछ पूछा है आपसे। कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या इस क्वेश्चन को? बताओ प्रोतिम, आप बताओ। अरावली। सर सोच रहे हैं, बी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो पोटेंशियल मतलब कि वर्डन है। V इक्वल्स टू आई आर होता है, ओके। जहाँ पे पोटेंशियल लगा वहाँ पे वर्डन होगा, तो अगर यहाँ पे रजिस्टर है, कंसीडर रजिस्टर एज अ सिस्टम इट विल बी फॉलोइंग नोट्स फ्लो, तो वर्डन तो पॉजिटिव होना चाहिए। इस क्वेश्चन को है ना आप ट्राई करना घर पे, है ना, लेक्चर के इसके बाद में, ओके। और कल आप बताना कैसे सोल्व करेंगे इसको, ओके। यस सर। हाँ, कोशिश करना इसको सोल्व करने की। उसके बाद देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये हमने कर लिया था क्या, द डिफरेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हाँ सर, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो हाँ, एफ इक्वल्स यू टू माइनस यू टी माइनस एस, टी एफ, और जी कितना होता है? एच माइनस टी एस, एफ माइनस टी एस। ऐसा होता है हाँ, क्या? यू माइनस टी एस प्लस पी वी। तो आपसे पूछा एफ माइनस जी एस कितना होगा, तो नेगेटिव ऑफ पी वी हो जाएगा। और आइडियल ऑप्शन बी गैस की होगा बात कर सर, रहे हैं। क्या हुआ? ऑप्शन बी होगा -8t। हाँ, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो पीवी की जगह आप आरटी लिख पीवी। सकते हो। हाँ। 1 मोल आपको गिवन है ना, तो ये आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस विद एटॉमिक मास नंबर। आपको एटॉमिक मास नंबर गिवन है, रेडियस पूछा है, तो फॉर्मूला याद आ रहा है क्या कोई इसके ऊपर? हाँ सर। ऐसा फॉर्मूला होता है ना, R इक्वल्स टू R नोड ए टू द पावर 1/3। वो हाँ 1/3। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पे क्वेश्चन को। इससे आगे वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसमें से देख लीजिएगा। ओके, ओके सर। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पे फॉर द सोडियम येलो लाइट। तो पता है क्या इसका आंसर, कुछ आइडिया है क्या आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है फॉर द सोडियम येलो लाइट एंड एट द STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। So it depends upon the location, sir. Okay, any reason for that? Why it will depend on the location? Sir, क्योंकि Earth is distributed amongst like ice, mountain, and somewhere different type of weather conditions are there. No, so different Okay. kind of air would be there. So Okay. it depends on temperature because the air thickness will be varying from place to place, right? Okay. ओके ओके, ठीक है, इसको थोड़ा गूगल पे सर्च करना ना, और इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। ओके, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक अभी हमने देखा ना दूसरा जो क्वेश्चन था नीचे, उन दोनों क्वेश्चन को आप सर्च चेक करना वापस से। ओके, हाँ सर। हाँ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिमोट सेंसिंग टेक्निक। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दे यूज बोथ सोनिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो बताइए ये ठीक है क्या? रिमोट सेंसिंग को मेथड को काम में लेने के लिए आप सोनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों काम में लेते हो। सोनिक वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बताओ? So electromagnetic wave are those waves that is concerned with electric and magnetic field, and sonic waves are with that is concerned with the acoustic or sound. Means ultrasonic wave can be there and electric wave can be there, sir. ओके, गुड गुड। एंड देन फॉर द रिमोट सेंसिंग के अंदर आप कौन सा वाला काम में लेते हो, सोनिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर दोनों को? हाँ सर, in general electromagnetic because we हाँ, use infrared rays, right sir, गुड or गुड गुड। gamma rays as well. So it could be electromagnetic waves, sir. हाँ, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को देखो कंसेप्ट पता चल रहा है, ध्यान रखना, रिमोट सेंसिंग में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम में लेते हैं, राइट। उसके बाद देखो, दे यूज इंटायर रेंज, रेडियो वेव से लेके गामा वेव्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका स्पेक्ट्रम है, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, अप टू रेडियो वेव तक सारी की सारी रेडिएशन काम में लेते हो क्या आप रेंज, या फिर कुछ कुछ No sir, in general gamma rays and higher frequency range wave speed we use, sir. ओके, बेसिकली आप कौन सी यूज में लेते हो, गामा रेज? Yes sir, I. थर्ड ऑप्शन देखो, दे यूज माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर द इन्वेस्टिगेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, दे गैदर द इंफॉर्मेशन विद और विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट और एरिया अंडर द इन्वेस्टिगेशन। रिमोट सेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर थर्ड ऑप्शन माइक्रोवेव, हाँ थर्ड, इंफ्रारेड एंड विजुअल पोजीशन। हाँ गुड, तो इसका आंसर थर्ड होगा। तो यहाँ से अपने को रिमोट सेंसिंग के बारे में तीन चीजें पता चली। रिमोट सेंसिंग के बारे में जो फोर्थ ऑप्शन है ये रॉन्ग क्यों है बताओ पहले तो? विद कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, विदाउट हाँ, कॉन्टेक्ट विद होता है। कॉन्टेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से आपको रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन पता चली। रिमोट सेंसिंग एक ऐसा मेथड होता है जो विदाउट कॉन्टेक्ट काम करता है ना। उसके अलावा हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम में लेते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड वाला पार्ट ज्यादा काम में आता है, माइक्रोवेव वाला पार्ट ज्यादा काम में आता है। ये गामा रे, एक्सरे ये काम में नहीं आती है इतनी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में? यस सर। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज द प्रिंसिपल रिमोट सेंसिंग।
पहला है इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द एटमॉस्फेयर, interaction of the electromagnetic radiation with the earth surface, interaction of the electromagnetic radiation with the satellite, interaction of the electromagnetic radiation with the cloud and aerosol. इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको आप यूज में नहीं लेते हो प्रिंसिपली फॉर द रिमोट सेंसिंग? Sir, cloud and those, sir. Because we are dealing with the earth, no. So we are concerned with the earth, not cloud and aerosols. हाँ, गुड गुड। बेसिकली रिमोट सेंसिंग मेथड में आप क्या करते हो? रिमोट सेंसिंग मेथड है, उसमें आप क्या करोगे? ये अर्थ की सरफेस है, इसको बोल देते हैं अर्थ की सरफेस है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई अपना सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो एटमॉस्फेयर के साथ में इंटरेक्ट करेगी ना, तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर को काम में लेंगे हम। फिर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ से कई सारे फेनोमेना होंगे, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, राइट, स्कैटरिंग भी हो सकता है यहाँ से। तो इंटरेक्शन विद ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द अर्थ सरफेस भी काम में लेंगे, और उसके बाद में ये जो रेडिएशन है रिफ्लेक्ट होके वापस किसी सैटेलाइट पे जाएगी, तो इसका मतलब सैटेलाइट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा इसको, राइट। तो एटमॉस्फेयर से भी इंटरेक्शन होता है, अर्थ की सरफेस से भी इंटरेक्शन होता है, सैटेलाइट से भी इंटरेक्शन होता है, क्लाउड और एरोसोल से कंपल्सरी नहीं है। क्लियर है क्या प्रीतम, प्रोतिम Yes, sir. एंड अनावली? ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा 89, द रेशियो ऑफ द टोटल सोलर रेडिएंट एनर्जी रिटर्न बाय ए बॉडी टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज नोन एज। रेशियो पूछा आपसे, टोटल सोलर रेडिएंट एनर्जी रिटर्न बाय ए बॉडी, एक बॉडी है उसके ऊपर सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हुई तो कितना तो रिटर्न हो गया, और उसके बाद में कितना टोटल था, उन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है क्या होगा, तो बता सकते हो क्या? whether it will be the reflectance, transmission and albedo or the reflection coefficient. Albedo. हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। रावली Sir, I believe transmittance होगा sir. क्या होगा? रिफ्लेक्टेंस होगा। Yes sir. एंड प्रोतिम आप बता रहे हो अल्बीडो होगा, बताओ। हाँ। सर दोनों की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है और एल्बिडो क्या होता है? आइडिया ही नहीं है, अल्बिडो का ये नहीं है, आइडिया नहीं है सर। एल्बिडो का आपको आइडिया नहीं है, ओके। आप बताओ प्रोतिम। हेलो प्रोतिम आप बताइए। ओके राबली बताओ, ये ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसमिटेंस में क्या होता है? सर ट्रांसमिटेंस होता है जैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे ना, हाँ, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे कि वेव इज ट्रांसमिटेड हाँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर देखो अराबली यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एल्बिडो इज द मेजर ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन आउट ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन। हेलो अराबली, प्रोतिम। सर बोलिए। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, एल्बिडो इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस, ये तो एल्बिडो की डेफिनेशन है। while the reflectance is defined as the same fraction for a single incidence angle,
समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सिंगल इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या बोल रहे हो? सर, सिंगल इंसिडेंट वो जो है ये इसका समझ नहीं आया। एक मिनट। सिंगल इंसिडेंट मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होके जो रेडिएशन आ रही है ना, जैसे ऐसे समझो इसको। देखो यहां बनाते हैं इसको। देखो यहाँ देखो, ये आपका अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर आपका सन है, सन से राइट रिफ्लेक्ट यहाँ से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सब डायरेक्शंस में जा रही है ना। तो अगर हम बात करें सन से लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एंगल पे कितना रिफ्लेक्ट हुआ, एक पर्टिकुलर एंगल पे कितना रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसको तो हम डिफाइन करेंगे एल्बिडो से। ठीक है। वो टोटल जो रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में, वो कितना हुआ, तो उसको हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्टेंस से। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। प्रोटीन बताओ समझ में आया क्या कुछ? हाँ अल्बिडो सर, और समझ में आया। रिफ्लेक्टेंस में डिफरेंस समझ में आया क्या? अल्बिडो में तो हाँ क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल पे कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, एंड रिफ्लेक्टेंस होता है कि टोटल हर डायरेक्शन में कितना रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो क्या? सर, एलबीडो होगा। देखो दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एलबीडो होगा सर, ऑप्शन सी। राबली बताओ। चल तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो जितना देख सकते हैं उतना ही मतलब इन जनरल तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना। ऐसे प्रोटीन वापस ये देखो, मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको वापस देखो। हाँ सर, टोटल टोटल सोलर सोलर रेडिएशन एनर्जी रिटर्न बाय ए बॉडी टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? एलबीडो। राबली। हाँ ना तो होना चाहिए। बॉडी जो रिफ्लेक्ट होता है। ओके गुड। उसके बाद देखो क्या है इसमें। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप देखना। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन नंबर 88 पे देखो क्या, द वैल्यू आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा हुआ है क्या, बताओ? हाँ सर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की? प्रॉपर्टीज बताओ डिराक डेल्टा फंक्शंस की क्या क्या होती है? सर इसका एसिम्पटोट जीरो हो जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो इस ये वाला इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करोगे बताओ? इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं अपन डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए? जब भी आपको कोई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई फंक्शन दिया हुआ है और साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है t माइनस ए डी टी इक्वल्स टू, तो इसको कैसे सोल्व करते हो? सर डी इसी माइनस ए यानी डी इज इक्वल टू ए पे ये जीरो हो जाएगा। t माइनस ए को जीरो रख देते हैं ना, दैट मीन t की जगह a हाँ रख सर। देते हैं इस पूरे फंक्शन के अंदर, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 - 2t को जीरो के इक्वल रखोगे, t की वैल्यू हाफ आ गया, ये हाफ इस इंटीग्रेशन की लिमिट में लाई कर रहे हैं ना, ये कंडीशन हाँ भी ध्यान सर। रखना।
कि अगर इस लिमिट के अंदर अगर ये हाफ है तभी इसका फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज अगर ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसके अंदर नहीं आ रहा है, इन दैट केस वैल्यू 0 हो जाती है। पता है ना ये चीज आपको? जैसे एक फंक्शन लेता हूं मैं, -1 से लेके -2 टी क्यूब और डेल्टा टी 1 - 2t, 1 - 2t ओ डी टी। अब देखो इसके अंदर वही काम करोगे ना, 1 - 2t की जगह 0 रखोगे तो t की वैल्यू हाफ आएगी, राइट? ये हाफ वैल्यू बताओ इस इंटीग्रेशन की लिमिट में आ रहा है क्या? नहीं सर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो हाँ, तो इन दैट केस नेगेटिव एज में जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? सर 0 हो जाना चाहिए। 0 हो जाएगी, बट अगर लिमिट में लाई कर रहा है इन दैट केस फंक्शन में इनकी वैल्यू रख दो। तो t की जगह रख दो 1/2, तो 1/2 की जस्ट आपको क्यूब करना था, तो 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना? बताइए प्रोतीम एंड अरावली, क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। उसके यस बाद सर। देखो क्वेश्चन नंबर 87 देखो, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेल्टा फंक्शन। तो पहले तो बताओ ये डेल्टा फंक्शन अभी अपने को पता चल गया क्या होता है डेल्टा फंक्शन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो? लैप्लास ऑफ माइनस e टू द पावर माइनस st dt। -st और dt, और साथ में कोई फंक्शन लिख देते हो ना f ऑफ t, हाँ सर, फंक्शन और लिखना पड़ेगा पहले। और लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, राइट? और हाँ आपको बोला गया कि आपका फंक्शन कौन सा है? डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन मतलब एफ टी की वैल्यू आपको गिवन है डेल्टा टी, ठीक है? डेल्टा टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 0 से इनफाइनाइट एंड देन डेल्टा टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी। तो वही डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या यूज करोगे यहाँ पे? एट टाइम, सर t इज इक्वल टू a हो जाना चाहिए। हाँ, टी इक्वल्स टू 1 के ऊपर पूछा है ना आपसे। एट टाइम t इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप जो डेल्टा फंक्शन लोगे वो लोगे डेल्टा t-1। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। क्यों लिया डेल्टा t-1? क्यों लिया? क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है टाइम 1 के ऊपर, तो बस t की जगह 1 रख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस। बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर। यस सर। कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। कंसीडर करो आप ए यूनिट स्टेप फंक्शन u t-a, ऐसा यूनिट स्टेप फंक्शन है। इफ एफ टी बी ए फंक्शन देन द प्रोडक्ट ऑफ एफ टी इंटू यू टी माइनस ए विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके? वो एक स्टेप फंक्शन दिया हुआ है, वो अगर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करे, कोई फंक्शन है एफ टी, अगर उसके ऊपर आप एक स्टेप फंक्शन को ऑपरेट करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सर इट विल शो डैम्पिंग इफेक्ट। ओके, रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा, स्विच ऑफ एंड ऑन इफेक्ट होगा क्या? सर बिकॉज वो सिर्फ एक मोमेंट्री पॉइंट के लिए काम कर रहा है ना, तो डैम्पिंग इफेक्ट ही शो करना चाहिए। ओके, प्रोतिम आप बताओ। हेलो प्रोतिम बताइए। सर पता नहीं। नहीं पता? तो इसको देखना, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना ना। रावली आप भी चेक करना इसको वापस से। आपने बताया डैम्पिंग इफेक्ट, राइट? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। एक इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। इंटीग्रल देखा है क्या पहले कभी? सर x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये तो वही डिराक डेल्टा फंक्शन वाला आ गया ना। डेल्टा इसको हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म है, राइट? नॉर्मली अगर ऐसा हो ना एक्स माइनस ए डेल्टा फंक्शन, तब तो हम एक्स की जगह ए रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस माइनस। माइनस है और प्लस है, ऐसा लिख सकते हो ना। हाँ सर। तो अब इस केस में कैसे सोल्व करोगे इसको बताओ? फॉर्मूला होता है, याद है क्या? हाँ, एक प्रॉपर्टी है 1/2 वन बाई मॉड ए। माइनस बी का मॉडुलस, ऐसा होता है क्या?
बताइए। राबली, प्रोटीन, बताओ, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? हेलो। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलो। ए का मान तो ये हो जा रहा है 4 ए स्क्वायर का मान हो जा रहा है 4 पाई, ए का मान हो रहा है +1 पाई, ए की वैल्यू 2 पाई एंड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर cos x का कर सकते हैं आप। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। cos का तो क्या -1 + 1 को कंसीडर करेंगे आप एज ए टी का वैल्यू? दोबारा बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, एक बार वापस रिपीट करोगे? सॉरी सर। हाँ सर, बोल रहे हैं जैसे cos x का मान -1 से +1 तक होता है, तो क्या b का वैल्यू -1 या +1 जाएंगे? हाँ, बी की वैल्यू कंसीडर करेंगे -1+। प्रोतीम, आप बताओ, पढ़ा है क्या ऐसा पहले? हाँ सर। बताओ क्या करें इसमें? सोल्व कर रहे हो क्या इसको? प्रोतीम, आंसर बताओ क्या होगा? 1/2 पाई। हाँ, आपने सोल्व किया है क्या अभी इसको? हाँ सर। हाँ, कैसे किया? यही फॉर्मूला यूज किया क्या? हाँ सर, एक फॉर्मूला था ना वो 1/2 मॉड ए, मतलब जो 1/mod 1 मतलब a-b लिखे हुए हैं आप। ये वाला ना? हाँ हाँ हाँ। जी। तो यहाँ से आपका आंसर 1/2 पाई आया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद अभी आप बोल रहे थे ना सिग्नल प्रोसेसिंग वाला सिस्टम, तो क्रॉस हाँ कोरिलेशन बताओ। क्रॉस कोरिलेशन पढ़ा है आपने? क्या होता है, कुछ आइडिया है? नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं। आप बताओ अराबली, आपने पढ़ा है क्या? नहीं सर, क्रॉस कोरिलेशन का कोई आइडिया नहीं है। एंड ऑटो कोरिलेशन भी नहीं पता होगा ना फिर तो। नहीं सर। नहीं देखो आपको दिखाते हैं अभी, क्रॉस कोरिलेशन मेजर क्या मेजर करता है ना। देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक लाइन लिखी हुई है, देखो। क्रॉस कोरिलेशन क्या करता है? बेसिकली मेजर करता है, measure that track the movement of two or more set of time series data relative to one another। यहाँ पे इसका आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का। पहले तो क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन नहीं देखा ना हमने? क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है आपसे कि जो क्रॉस कोरिलेशन होता है ना किसी फंक्शन का, वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी इन द वेव फॉर्म, डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इन द वेव फॉर्म, इम्पल्स रेस्पॉन्स और डी कन्वोल्यूशन रेस्पॉन्स। कोरिलेशन का मतलब कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, कोई दूसरा फंक्शन है जी ऑफ टी, ये साइन होता है क्रॉस कोरिलेशन का, बोल सकते हो इसको, कोरिलेशन का साइन बोलते हैं। जो आप ये साइन लगाते हो तो ये क्या मेजर करता है? तो ये ध्यान रखना, इसमें देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो क्रॉस कोरिलेशन है ये आपको बताता है कोई भी दो फंक्शन के बीच में कितना मैचिंग है, कितनी सिमिलरिटी है दो फंक्शन के बीच में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज यूज टू कंपेयर मल्टीपल टाइम सीरीज एंड ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? हाउ वेल द टू हाउ वेल दे मैच अप विद ईच अदर। समझ में? कोई भी दो फंक्शन है उनके बीच में सिमिलरिटी कितनी है,
उसको पता करना हो तो उसको पता करने के लिए हम काम में लेते हैं क्रॉस कोरिलेशन। एक काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे कि जो सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना अपने सिलेबस में, तो उनको हम कवर कर लेंगे पहले। वो जो बुक है एक उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ओपन करके और जितने भी ये जो है ना आपके क्रॉस कोरिलेशन कोरिलेशन उनको पहले डिस्कस कर लेंगे, और जब फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। ओके, फॉर द वंस ये ध्यान रखना कि जो आपका क्रॉस कोरिलेशन है वो मेजर करता है डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द टू फंक्शन। ठीक है, फिर Okay, उसके sir. बाद है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए वेव फॉर्म कंटेन द इंफॉर्मेशन। जो कोई भी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो कौन सी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। तो ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब हम एक बार टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। वो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोफाउंड सिग्नल्स। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तो ये फेज पे डिपेंड करता है, ऑटो फेज पे डिपेंड करता है ना ओनली। है ना। हाँ वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलो कल जब बुक में जब डिस्कस करेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए आप ध्यान रख लेना, ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो ओनली फेज पे डिपेंड करता है ना। फिर उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है, इफ टू फंक्शन हैव लेंथ, एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसकी लेंथ 4 है। लेंथ 4 का मतलब उसमें 4 नंबर्स है, 1 2 3 4। फिर एक दूसरा फंक्शन है जिसके अंदर 3 वेरिएबल है जी टी, 3 का मतलब 1 2 3, या फिर 4 5 6 जो भी है, तो 3 वेरिएबल है रेस्पेक्टिवली। देन देयर कन्वोल्ड आउटपुट, जब इन दोनों फंक्शन का आप कन्वोल्यूशन ले लोगे तो जो आपके पास आउटपुट मिलेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसमें कितने वेरिएबल होंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? दो फंक्शन है, पहले फंक्शन की लेंथ 4 है, 4 का मतलब उसमें 4 नंबर्स है। उसके बाद दूसरे की लेंथ 3 है, इसका मतलब उसमें 3 वेरिएबल्स है। फिर आपसे पूछा दोनों का आपने कन्वोल्यूशन किया, कन्वोल्ड किया, तो जो नया जो फंक्शन बनेगा उसके अंदर कितनी लेंथ होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्वोल्यूशन का कन्वोल्यूशन का ये पूछ रहे हो ना? हाँ, हेलो। यस सर, हाँ कॉन्वोल्यूशन का ओके, मीनिंग पूछ रहे हो आप, कन्वोल्यूशन क्या होता है, इज इट? देखो अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा हुआ आई थिंक, अगर याद आ रहा हो तो। देखो कोई भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है दूसरा फंक्शन जी है, तो कन्वोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं बाय एन इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन को थोड़ा सा टाइम के साथ में शिफ्ट कर दिया हमने। बताओ समझ में आ रहा है क्या? ये बाय हाँ सर। डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। और अगर उसको और अच्छे से समझना हो तो फिर आपको ऐसे वीडियो के थ्रू समझ में आएगा बेटर, है ना। तो वीडियो तो अब एक बार के लिए आप ये ध्यान में रखो कि ये फॉर्मूला होता है इसका, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर हम कल इसको पूरा एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है आपको ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि जो पहला फंक्शन है उसका जो लेंथ है वो स्मॉल m है, दूसरा फंक्शन है उसका जो लेंथ है वो स्मॉल n है। इन दैट केस आप दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन लेते हो, तो जो कन्वोल्यूशन करने के बाद जो आपके पास फंक्शन बनेगा उसकी लेंथ होगी m प्लस n माइनस 1। ओके, क्लियर है? ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर। m प्लस n माइनस 1 ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपने वाले केस में m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, तो टोटल कितना हो गया 4 प्लस। 7 सर, तो 6 होना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लो फॉर द वंस। ओके, बाकी हम डिटेल में इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी। ये डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल at है, इन दैट केस आपको बताना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा।
तो आप बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बता सकते हो क्या? 1 by s to the power n, if I'm not फॉर्मूला wrong. जो होता है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। यस सर। हाँ, बट अभी ये जो लिमिट है आपको चेंज करनी पड़ेगी, 0 से इनफाइनाइट है ना, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से a तक है। देखो व्हेन t ग्रेटर देन 0 से ज्यादा है तब तो ये फंक्शन है, एंड a इज द कांस्टेंट एंड a लेस देन s। तो यहाँ पे देखो, अब इसका कैसे करोगे, या इन दोनों में वो ले लो, माइनस s माइनस a और t, ऐसा कर सकते हो ना dt, और इसको इंटीग्रेशन करके सोल्व कर सकते हो। तो क्या So आंसर 1 by s minus a. s माइनस a, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये सब अपन कल डिस्कस करेंगे क्या होता है, कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, कन्वोल्यूशन, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड एन ऑटो कोरिलेशन। तो इन बीच में रिलेशन पूछ रहा है आपसे। तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, आई थिंक यूट्यूब पे है, पवन सर ने लिया था एक दिन, जिसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया था, कन्वोल्यूशन, ऑटो कन्वोल्यूशन, सिग्नल प्रोसेसिंग के ऊपर था एक लेक्चर। सर मे बी एग्जाम के वजह से बिजी होंगे, देख नहीं पाए। तो वो एक बार लेक्चर देखना आज, है ना, फिर हम कल इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लेना, ये तो सिंपल सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, ये देख लेना, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपका एक टास्क रहेगा, आप क्या करना कल के लिए, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है, और सिग्नल प्रोसेसिंग वाला एक लेक्चर है वो देख लेना, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताइए आपको समझ में आया क्या जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया आज की क्लास में? सर अराबली, प्रोतिम बताओ, प्रोतिम, अराबली। हाँ सर समझ में आया। तो हम कल करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। ओके सर। ओके सर। ओके बाय, गुड Thank- नाइट, अच्छे से हाँ तैयारी सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड गुड नाइट सर। अभी तो सर रात। अभी रात बाकी है। हाँ सर। और कोई डाउट है तो आपका पूछ सकते हो ना। हेलो सर। हाँ जितेश सर, हाँ जी, किस चीज़ की क्लास चल रही है? ये वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करा रहा था इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, अगर टाइम मिले तो वो जनरल स्टडीज का भी थोड़ा देख लेना। आज करना है क्या उसको? हाँ हाँ सर। अभी बोल दो फिर उनको, कितना बजे बोल रहे हो? 8:20 बोल दूं? हाँ हाँ 8:20। 8 कंटिन्यू हो जाएगा तो कर ही दीजिए। ओके। हाँ सर। 8:30 का कर दो ना। ठीक है, 8:30 8:30। ओके सर, ग्रेट। फिर मॉक होगा हाँ मोक कितना बजे से है? 9 बजे। ठीक है। ओके सर। इसलिए कह रहा हूँ 40 मिनट चल जाएगा, सही रहेगा वो।